हाँ तो भाई क्या हाल है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में बात की थी। आपको पता चल गया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था और ग्रंथियां कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। ठीक है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स। बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित पढ़ा था ना। आपको याद है, जो एक्सोक्राइन होती है वो क्या होती है? ऐसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और अपने सीक्रेट को, सीक्रेशन पदार्थ को, मटेरियल को किस में डाल देती है? ट्यूब में डाल देती है। ठीक है। एंडोक्राइन क्या थी कि भाई ये जो होती हैं ट्यूबलेस होती हैं और ये अपने पदार्थ को किस में डालती हैं? ब्लड वेसल्स में डालती थी। ठीक है। और जो ये मिक्स थी वो क्या थी? केवल ऐसी ग्लैंड्स जो एक्सो और एंडो दोनों की तरह ही कार्य करे उसको हम क्या बोलते थे? मिक्स ग्लैंड बोलते थे। क्लियर है बात? ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारा वही है 29, अंतःस्रावी तंत्र। और आज जो हम अपनी ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, ठीक है भाई। पीयूष ग्रंथि, इसका इंग्लिश में नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? बहुत ही मोस्ट ग्रंथि है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम पीयूष ग्रंथि के बारे में मोस्टली स्टडी करेंगे और ध्यान पूर्वक आपको इसको समझना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं भाई पीयूष ग्रंथि क्या है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक लिखते हैं। यह है मटर के दाने की आकृति की गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह स्फेनॉइड अस्थि के सेलाटर्सिका गर्त में स्थित रहती है। इसका व्यास 1.3 सेमी तथा वजन 0.5 ग्राम होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है भाई। देखो, पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये क्या है कि भाई ये मटर के दाने की आकृति की होती है, गुलाबी रंग की होती है और अच्छा इसकी पोजीशन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, हाइपोथैलेमस क्या था? अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट था। तो हाइपोथैलेमस से ही ये जुड़ी रहती है।
एक ग्रंथि के द्वारा। कौन? पीयूष ग्रंथि। अभी मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कैसे जुड़ी हुई है। तो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो वहां एक अस्थि होती है जिसको हम स्फेनोइड अस्थि बोलते हैं। कपाल की अस्थि होती है, खोपड़ी की। तो स्फेनोइड अस्थि में एक स्थान होता है जिसको हम सैला टर्सिका कहते हैं। वह एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में हमारी ये ग्रंथि प्रेजेंट रहती है। आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्टली याद रखना है कि भाई पीयूष ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होती है। तो पीयूष ग्रंथि स्फेनोइड अस्थि के सैला टर्सिका नामक गर्त में स्थित होती है। ठीक है। इसका व्यास 1.3 सेमी तथा वजन, व्यास ज्यादा मोस्ट नहीं है, इसका वजन आपको याद रखना है कितना होता है, 0.5 ग्राम। और यही मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। अब यहां एक क्वेश्चन है, पीनियल एक ग्रंथि थी, पीनियल मैंने बताई थी, पीनियल, ठीक है। और एक ग्रंथि है पीयूष, ये मस्तिष्क में ही प्रेजेंट होती है दोनों। तो जो ये पीनियल ग्रंथि है इसका वजन 0.15 मिलीग्राम होता है, 0.15 ग्राम। और जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका वजन होता है 0.5 ग्राम। ठीक है। तो हम मानते तो ऐसा है कि भाई शरीर की छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन वास्तविक में पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन पर इसका आंसर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में आपसे छोटी ग्रंथि पूछी है और ऑप्शन में पीनियल है तो पीनियल राइट आंसर है, और अगर पीनियल नहीं है, पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष आपको राइट आंसर माना। बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर वो पूछता है तो आपको पीयूष ग्रंथि करके आना है, अगर वो पीनियल नहीं दे तो। ठीक है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारी मोस्ट ग्रंथि है। ठीक है। तो इसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि भाई सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष। वैसे सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी आपको एक याद रखना है। नेक्स्ट, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की किससे होती है? एक्टोडर्म से। अब ये तो आप बात जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 3 जर्म लेयर होती है जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? एक्टोडर्म से हो रही है। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भाई मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि बाकी की सभी ग्रंथियों को अपने किस में करती है? कंट्रोल में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट थे, इसके बारे में कुछ बेसिक। हालांकि आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कि आप पीयूष ग्रंथि की संरचना बताइए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको समझना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन चीज़ों की ना। तो यहाँ जैसे आपको याद रखना था कि भाई पीयूष ग्रंथि मटर के दाने की आकार की होती है, स्फेनोइड अस्थि के सैला टर्सिका में स्थित रहती है, इसका वजन 0.5 ग्राम होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब इसकी हम छोटी सी देखते हैं संरचना पीयूष ग्रंथि की। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट थे पीयूष ग्रंथि के बारे में।
और अब हम देखते हैं इसकी संरचना। ठीक है भाई, तो संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें लिख सकते हैं हम इसकी दो पाली होती हैं। नंबर 1 अग्रपाली जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस, और सेकंड है पश्चपाली जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, जब भी आप पीयूष ग्रंथि की संरचना को समझेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट या दो पालियां होती हैं। एक तो अग्रपाली जिसको हम इंग्लिश में एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, सेकंड होती है पश्चपाली जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, संरचना चल रही है। संरचना में आपको मोस्टली ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि की दो लॉब होती हैं, दो पालियां होती हैं। एक अग्रपाली जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, सेकंड है पश्चपाली जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम अग्रपाली की अगर बात करें, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है? इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 पार्स ट्यूबरिलिस, सेकंड है पार्स इंटरमीडिया, और थर्ड है पार्स डिस्टिलिस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि की संरचना की। तो पीयूष ग्रंथि में दो पालियां थी, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर हम बात करें तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पार्स ट्यूबरिलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टिलिस। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, है ना, आप जरा ध्यान से समझना। ये हमारा हाइपोथैलेमस है और इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथ द्वारा हमारी पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है इस प्रकार। ठीक है, अच्छा, अब ये तो है हाइपोथैलेमस और ये है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को आप स्पष्ट 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये बड़ा भाग है जिसको हम अग्रपाली कह रहे हैं, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस है, और ये जो पार्ट है वो क्या है? पश्चपाली है, न्यूरो हाइपोफाइसिस है। इसके 3 भाग, सबसे पहला जो है वो है ट्यूबरिलिस है, और ये वाला जो है वो इंटरमीडिया पार्ट है। दोनों पालियों के बीच में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों पालियों के बीच में ये वाला जहां मैंने डार्क लाइन की है, इस भाग को हम इंटरमीडिया कहते हैं, सेकंड भाग है ये। और जो तीसरा भाग है डिस्टिलिस, ये जो पूरा की पूरा आपको दिखाई दे रहा है वह है हमारा पार्स डिस्टिलिस है। क्या है? पार्स डिस्टिलिस। और ये जो आपको ग्रंथ दिखाई दे रहा है इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं।
बात समझने की कोशिश कीजिए। ये पीयूष ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है एक व्रंत के द्वारा, जिस व्रंत को हम क्या कह रहे हैं, इनफंडिबुलम कह रहे हैं। तो ये वाला भाग हमारा इनफंडिबुलम हुआ, ठीक है। तो अब हम बात करें इसकी, तो पहला भाग ट्यूबरेलिस हुआ, व्रंत को लेकर उसको लेकर थोड़ा सा ट्यूबरेलिस हुआ। सेकंड जो भाग है वो इंटरमीडिया है, जो बिटवीन होता है दोनों पालियों के। और जो थर्ड भाग है जो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेलिस कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरेलिस जो होता है इससे किसी भी हार्मोन का स्राव नहीं होता। ट्यूबरेलिस से, इंटरमीडिया से एक हार्मोन स्रावित होता है और ये इससे 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे? पार्स डिस्टेलिस से। बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ट्यूबरेलिस पार्ट है इससे तो किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं होता। ये जो इंटरमीडिया है इससे केवल एक हार्मोन स्रावित होता है। और जो ये पूरा आपको डिस्टेलिस दिखाई दे रहा है इससे 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन, ठीक है। देखो अभी मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं कि हम जो पीयूष ग्रंथि की संरचना पढ़ रहे हैं उसमें हमने 2 पालियां देखी हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से ऐसे आ सकता है कि भाई एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित कोई हार्मोन या न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित कोई हार्मोन। संरचना तो आपसे नहीं पूछेगा कि भाई एडिनोहाइपोफाइसिस की संरचना को समझाइए, है ना। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में बता रहा हूं, अग्रपाली के बारे में, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहां पर एडिनोहाइपोफाइसिस की संरचना को देख लिया कि भाई इसके 3 भाग हैं, ट्यूबरेलिस, इंटरमीडिया, डिस्टेलिस, है कि नहीं? समझ में आ गए तीनों भाग डायग्राम के अकॉर्डिंग। अच्छा ये जो पार्ट है वो क्या है? पश्चपाली है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ठीक है। इसकी हम आगे बात करेंगे। तो अब जब हम यहां तक पहुंच गए, जब हमने अग्रपाली के 3 भाग देख लिए और हमने ये भी कह दिया कि इंटरमीडिया से 1 हार्मोन और डिस्टेलिस से 6 हार्मोन, तो आप मुझे बताओ कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से टोटल कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? 7 हार्मोन। कितने हार्मोन? 7 हार्मोन। और 2 हार्मोन स्रावित होते हैं पश्चपाली से। तो टोटल 9 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं किससे? पीयूष ग्रंथि से। बात समझ में आ गई? जिनमें से 7 हार्मोन अग्रपाली से और 2 हार्मोन पश्चपाली से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्रम से इनसे स्रावित हार्मोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, केवल संरचना में और कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है बात? आपको संरचना पर विशेष ध्यान नहीं देना है, केवल आप इतना समझना कि पीयूष ग्रंथि की 2 पालियां, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, और एडिनोहाइपोफाइसिस के 3 भाग, ट्यूबरेलिस, इंटरमीडिया, डिस्टेलिस। इंटरमीडिया से 1 हार्मोन और डिस्टेलिस से 6 हार्मोन। बस इतना आपको समझना था, ठीक है। हाँ, यहां तक बात कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बढ़े तो हम अपने मुख्य बात करेंगे अब, और वो क्या करेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। इस पे आप विशेष ध्यान देना। भाई पीयूष ग्रंथि चल रही है, अब पीयूष ग्रंथि में 2 पालियां पता चल गया, तो अब हमें क्या पढ़ना है कि भाई ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है, उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं
और वो हमारे लिए क्या काम आते हैं, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो अब ये जो टॉपिक चल रहा है उस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई, एक एक हार्मोन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन, इसको मैं एसटीएच या जीएच बोल सकता हूं। अब यहीं से आप विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिए कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से जो पहला हार्मोन मैं आपको बता रहा हूं वह हार्मोन कौन सा है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। इंग्लिश में शॉर्ट में एसटीएच बोल सकते हैं। एस का मतलब सोमेटो, टी का मतलब ट्रोपिक और एच का मतलब हार्मोन। वृद्धि, जी का मतलब ग्रोथ, एच का मतलब हार्मोन। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पीयूष ग्रंथि का पहला हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या थ्योरी है कि यह शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है, शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है। यह शरीर की अस्थियों व पेशियों के विकास को प्रेरित करता है और कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। देखो, बहुत ही मुख्य रूप से आपको यह हार्मोन पता होना चाहिए कि भाई एडिनो हाइपोफाइसिस से जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज हो रहा है वह सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि हार्मोन है। अब ये क्या है भाई वृद्धि हार्मोन? अब नाम से पता चल रहा है वृद्धि कराने वाला। तो यह शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है, अर्थात जो, अच्छा मैं एक बात और लिख दूं यहां पर, यह लंबी अस्थियों पर प्रभावी होता है। देखो, शरीर की जो वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से कौन से हार्मोन से होती है भाई? ग्रोथ हार्मोन से, जीएच हार्मोन से होती है। तो ये क्या करता है कि हम, अच्छा, अरे जैसे ही आपकी बोन्स इंक्रीज होंगी, बोन्स वृद्धि करेंगे, तभी तो आपका शरीर वृद्धि करेगा। हमारी जो लंबाई बढ़ती है, पैर हाथ इनकी जो हड्डियां होती हैं वही तो लंबी होती हैं। ठीक है, तो ये शरीर की अस्थियों और पेशियों के विकास, भाई बोन्स पर पेशियां होती हैं तो उनका भी विकास आवश्यक है साथ साथ। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से रिलीज हुआ है वह है हमारे शरीर की हड्डियों, पेशियों, इन दोनों के विकास को प्रेरित करता है। और इनका विकास होगा तो हमारे शरीर की क्या होगी? लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, और कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। अब आपको पता है कि जब आपका शरीर वृद्धि करेगा तो आपके कोश का विभाजन होना जरूरी है कि नहीं भाई? लगातार समसूत्र विभाजन होंगे, कोशिकाएं बढ़ेंगी, तभी तो आपके शरीर बढ़ेगा, वो तक बढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन भी कराता है कौन? ग्रोथ हार्मोन। और अधिकतर प्रभावी किस पे होता है? ये लंबी अस्थियों पर। तो ये बात पता चल गया वृद्धि हार्मोन के बारे में। थ्योरी बहुत सिंपल सी है कि यह शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है और शरीर की अस्थियों व पेशियों के विकास को प्रेरित करता है और कोश का विभाजन को प्रोत्साहित करता है।
ठीक है, तो ये हमारा पहला हार्मोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन में केवल हमें एक बात यही पता होना चाहिए, बहुत सिंपल, कि ये वृद्धि प्रेरक है, अस्थियों पेशियों विकास को प्रेरित करता है, बस खत्म बात, और कोई ज्यादा राइमट नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, अच्छा ये तो अभी बात हार्मोन की चल रही है, ग्रोथ हार्मोन की। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं कि भाई अब बात ये आ जाती है कि ग्रोथ हार्मोन का अल्पस्रावन हो तो क्या होगा और अतिस्रावन हो तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है। हम पीयूष ग्रंथि का फर्स्ट हार्मोन पढ़ रहे हैं अभी, जो है वृद्धि हार्मोन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अच्छा एक तो हमने इसका बेसिक देख लिया कि भाई क्या है वृद्धि हार्मोन, क्या काम आता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि भाई अगर इस हार्मोन का अल्पस्रावन हो तो कौन से रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे, या अतिस्रावन हो तो कौन से रोग से ग्रसित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई। वृद्धि हार्मोन अगर कम स्रावित हो रहा है किसी के शरीर में तो बताओ उसमें एबनॉर्मलिटी दिखाई देंगी कि नहीं देंगी, है ना। तो वही चीज हमारा टॉपिक बन गया। फिर यहां हम लिख देते हैं अल्पस्रावन से रोग। अभी मैं केवल अल्पस्रावन से बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला है बौनापन, है कि नहीं। बाल्यावस्था में जीएच के अल्पस्रावन से व्यक्ति बौना रह जाता है। ये नपुंसक तथा बांझ होते हैं। इन्हें मिजेट्स कहते हैं। सेकंड है सिमन। वयस्क अवस्था में अल्पस्रावन से ऊतक नष्ट हो जाते हैं और शरीर, या मैं कहता हूं और व्यक्ति समय से पहले वृद्ध दिखाई देता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही। देखो मैं आपको कई बार बताता रहता हूं कि अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो आप उसके टॉपिक को समझने की कोशिश किया करें। अब टॉपिक आपको पता है कि भाई पीयूष ग्रंथि की दो पालियां, तो हम एडिनोहाइपोफाइसिस देख रहे थे कि भाई पहली पाली से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अभी हमने केवल एक ही हार्मोन देखा है, वो कौन सा हार्मोन था, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। आपको ऐसे तो याद करना है कि भाई सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इससे निकलता है। अब जब हमने सोमैटोट्रोपिक को देखा तो हमने ये भी पढ़ना चाहिए कि भाई अगर इसका अल्पस्रावन हुआ तो कौन कौन से रोग होंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो ये मैंने आपको दो रोग बताए हैं वो ऐसे दो रोग हैं जो किसके अल्पस्रावन से हुए थे, ग्रोथ हार्मोन के। अल्प मतलब कम स्रावित होने से। ठीक है, तो हम सबसे पहला रोग क्या पढ़ रहे थे, बौनापन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन का अल्पस्रावन हुआ है तो आपको पता ही है भाई उस बच्चे की वृद्धि नहीं हो पाएगी।
तो वो कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। और जो बौने व्यक्ति रहते हैं वो या तो मेल है तो नपुंसक हो सकता है और फीमेल है तो बांझ हो सकती है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, मिजेट्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई बौनापन के बारे में। अरे आप खुद अंदाज नहीं लगा सकते क्या? ग्रोथ हार्मोन क्या है? कम श्रावण हुआ तो उसकी वृद्धि होगी क्या, और जिसकी वृद्धि नहीं होती तो हम उसको बौना नहीं बोलते, तो वही एक डिजीज हो गई। अब सेकंड जो रोग है तो अल्प श्रावण से, लेकिन थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट है। वो क्या है, देखिए कि किसी व्यक्ति की बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन का स्रावन नॉर्मल हुआ था, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति वयस्क हुआ, वयस्क अवस्था में, और फिर अचानक उसके अंदर जीएच का स्रावन कम हो गया। वयस्क अवस्था में मान लीजिए ये एक व्यक्ति था, इसके बाल्यावस्था में तो ये नॉर्मल रूप से स्रावित हुआ था जीएच, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब इसकी लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ये वयस्क हुआ ना तो इसमें अचानक जीएच का क्या हो गया, अल्पश्रावण हो गया। तो क्या होगा, इसकी जो ऊतक हैं चेहरे के वो नष्ट होने लग जाते हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखाई देता है। मतलब उम्र से पहले ही ऐसा लगता है जैसे ये तो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जबकि उसकी एज यंग एज में होती है 35-40 के करीब, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 60-70 वर्ष का हो। समझ में आ रही बात? तो उस रोग को आप क्या बोलेंगे, सेमंड रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमंड रोग। ये दो रोग समझ में आ गए। ये दोनों रोग किसकी वजह से हो रहे हैं, जीएच के अल्पश्रावण से। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये दो रोग आपको याद रह जाएंगे। अब आपसे वो यही क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वयस्क अवस्था में जीएच के अल्पश्रावण से व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो आप सिंपल ही आंसर दे देंगे, सेमन रोग से हो जाता है। बाल्यावस्था में पूछ ले तो बौनापन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि सेमन रोग को बताइए क्या है सेमन रोग, मतलब कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के। वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बाल्यावस्था में या वयस्क अवस्था में जीएच का कम श्रावण हो रहा है तो व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होगा। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों रोग पता चल गया, ठीक है। अब ये तो हमने देखा है अल्पश्रावण से रोग। अब हम क्या देखेंगे, अतिश्रावण से रोग। किससे? अतिश्रावण से। भाई सिंपल सी बात है, ये तो अल्पश्रावण था और अब हम क्या देख रहे हैं, अतिश्रावण से रोग। तो अतिश्रावण से भी दो रोग। पहला जो है महाकायता। क्या है? महाकायता, जिसको हम गिग्नेटिज्म भी बोलते हैं ना, गिग्नेटिज्म। तो महाकायता क्या है, बाल्यावस्था में जीएच के अधिक श्रावण से व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है, लगभग 7 से 8 फीट। सेकंड, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली बात करें, वयस्क अवस्था में इसके अतिश्रावण से जबड़े की अस्थि लंबी, गालों की अस्थि उभरी हुई दिखाई देती हैं
जिससे शरीर कुरूप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको दो रोग देखने चाहिए। ठीक है, वो क्या है भाई? पहला है महाकायता, दानवाकार। तो एक देखो बहुत सिंपल सी आपके दिमाग आ रही होगी बात कि भाई अगर बाल्यावस्था में जीएच का अल्पस्रावन हो रहा है तो व्यक्ति बौना रहेगा, और ज्यादा स्रावित हो जाए बचपन में तो बताओ वो दानवाकार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसको तो आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है, लगभग उसकी लंबाई 7 से 8 फीट हो जाएगी, है ना। सेकंड है एक्रोमेगेली, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये क्या होता है भाई कि अगर बाल्यावस्था में तो जीएच नॉर्मल स्रावित हुआ था, लेकिन ये व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है, जब ये व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसमें ज्यादा मात्रा में श्रावण होने से जो उसके जबड़े की अस्थि है वो तो लंबी ऐसे लंबी हो जाती हैं, गालों की अस्थि से उभरी हुई, और मतलब ऐसा लगता है बहुत डरावना चेहरा। आपने खली देखा है, ग्रेट खली? तो ग्रेट खली जो है वो इसी रोग से ग्रसित है, एक्रोमेगेली से। बात समझ में आ रही है? उसका जो जबड़े की अस्थियां हैं वो आप देखना कितनी बड़ी हैं, जबड़े की अस्थियां। ठीक है, तो वो इसी रोग से ग्रसित है, एक्रोमेगेली जिसको डिजीज बोलते हैं। देखिए आप कुछ जबड़े चेहरा उसका बहुत बड़ा है ना। तो क्या है, वयस्क अवस्था में अत्यधिक श्रावण होने से जबड़े की अस्थि लंबी, गालों की अस्थि उभरी हुई दिखाई देती है, जिससे शरीर कैसा हो जाता है, कुरूप हो जाता है। और कई बार उसमें क्या हो जाता है, कुबड़ भी निकल आता है अत्यधिक। ठीक है, हाँ। तो ये जो है हमारा पहला हार्मोन कंप्लीट है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं। आप मुझे बताओ ग्रोथ हार्मोन समझ में आया नहीं आया? है ना, ग्रोथ हार्मोन हमने देख लिया, इसके अल्प श्रावण से क्या रोग हुए और इसके अति श्रावण से क्या रोग हुए, ये हम भली भांति जान चुके हैं। ठीक है भाई, अब हम सेकंड हार्मोन की बात करते हैं। तो जो सेकंड हार्मोन है, पहला हार्मोन तो हमारा क्या हो गया भैया, ग्रोथ हार्मोन। मैं यहां पर इनको शॉर्ट में लिख देता हूं, ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, सेकंड जो हार्मोन है उसे हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या इसको हिंदी में बोल देते हैं जनद हार्मोन। ठीक है, और जैसे ही शब्द जनद आ जाए ना, आप तुरंत समझ जाना वृषण और अंडाशय, नर के वृषण, मादा के अंडाशय, इनको हम गोनेड या जनद बोलते हैं। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एफएसएच। एफएसएच आपको पता है ना, कई बार मैंने आपको बताया, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। ठीक है, एफएसएच। तो ये एफएसएच क्या है कि यह है अंडाशय की कोशिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन तथा एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए जिम्मेदार है। नरों में शुक्र जनन नलिका की वृद्धि व शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। सेकंड है एलएच। एलएच को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और ये क्या है भैया, यह है
लीडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यह जीएफ के परिपक्वन तथा कॉर्पस ल्यूटियम के परिपक्वन को, या मैं कहूं निर्माण को, प्रेरित करता है। ठीक है, हाँ। तो यहां पे आप समझो इसको। एक बार मैंने पूरी थ्योरी लिख दी है, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो, चलो एक मिनट। हाँ, जीएच हार्मोन और दूसरा क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जनद हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनद हार्मोन। तो ये जो जनद हार्मोन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, पूरा नाम है ये एफएसएच का। और एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात समझ लेना, पहला हार्मोन जीएच था जो आपको भली भांति समझ में आ गया। अल्पश्रावण से अतिश्रावण से क्या होगा वो आपको पढ़ना था मुख्य रूप से। सेकंड हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिक क्या है, इनको हम जनद हार्मोन बोलते हैं, जो दो प्रकार के हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि एफएसएच जो ये कह रहा है कि अंडाशय की पट्टिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन। अब जो ये शब्द है अंडाशय की पट्टिकाओं, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन जनन में पढ़ेंगे 28 से 34, 28 चैप्टर और 31 से 34 में ये हमें हर चैप्टर में काम आएंगी अंडाशय की पट्टिका। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो, मादा के जो अंडाशय होते हैं, मादा में जो अंडाशय होते हैं, उन अंडाशयों से अंड निकलता है ना अंड। तो ये जो अंड बनता है ना, वह एक संरचना से बनता है। इन संरचना को हम बोलते हैं पट्टिका। क्या बोलते हैं, पट्टिका, फॉलिकल। इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल, हिंदी में बोलते हैं पट्टिका। तो ये पट्टिका इस हार्मोन की वजह से, एफएसएच की वजह से वृद्धि करती है। और जैसे जैसे ये वृद्धि करती है ना, बात समझना, ये एक पट्टिका थी, इसने वृद्धि की, इसके ऊपर और कोशिकाएं जमा हो गई, छोटी छोटी पट्टिका है ना, इसके अंदर एक और पट्टिका बन गई, संरचना बन गई। तो इसको हम बोल देते हैं अब ग्राफियन फॉलिकल। देखो, ये तो है एक पट्टिका, फॉलिकल। और जब ये पट्टिका एफएसएच हार्मोन की वजह से अपनी साइज में वृद्धि करती है, तो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, एक परिपक्व पट्टिका। ठीक है, और इस परिपक्व पट्टिका के अंदर ये जो आपको अंदर संरचना दिखाई दे रही है, वह अंड होता है, ओवम होता है। ठीक है, तो ये अंड इससे रिलीज हो जाता है, ग्राफियन पट्टिका को फोड़कर ये अंड रिलीज हो जाता है और गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। बात समझ में आ गई। और ग्राफियन फॉलिकल से जो ये अंड निकला है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इसको। इसकी पूरी डिटेल मैं
काफी टाइम में समझाऊंगा, लगभग आधा घंटा इसमें लगेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको केवल हल्का सा समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिनों बाद जब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे अभी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो ग्राफियन पुटिका से जब ये ओवम निकला तो ये संरचना ग्राफियन पुटिका से किस में बदल जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम में। क्लियर है? तो देखो पढ़ते हैं। एफएसएस का क्या काम है भाई, कि अंडाशय की पुटिकाओं की वृद्धि, उसका परिपक्वन। अब वृद्धि क्यों जरूरी है, क्योंकि ओवम बनाना है। समझ में आ गई बात? परिपक्वन आवश्यक है कि नहीं। और एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन मादाओं का एक मुख्य हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही उनमें मादाओं में मैथुन इच्छा जागृत होती है। जो हमारे जानवर होते हैं, जानवर, उन जानवरों में विशेष ऋतु में एक चक्र चलता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो उससे मैथुन इच्छा उनकी जागृत होती है। और मनुष्य में मादाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह हमारे द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करता है। द्वितीयक लक्षण आप सभी जानते हैं, जैसे आवाज का पतला होना। अरे नहीं जानते क्या? नर के और मादा के द्वितीयक लक्षण, प्यूबर्टी, मैच्योरिटी समय 13-14 साल की एज में जो चेंजमेंट होते हैं, तो वो जो चेंजमेंट होते हैं वो किस हार्मोन से, एस्ट्रोजन हार्मोन से। किसमें? महिलाओं में। ये महिलाओं की बात है केवल, ठीक है भाई। तो एफएसएच हार्मोन अंडाशय की पुटिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन और एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और नरों में शुक्रजनन नलिका की वृद्धि और शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। महिलाओं में तो इसके ये काम है और नरों में इसका ये काम है। इसी प्रकार एलएच हार्मोन जो लीडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावण के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। चलो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में अगर मैं इसको पूरा समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम की ये वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिकों को दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी आप केवल अग्रपाली से जो हमने जीएच हार्मोन, उसकी संरचना या जो देखी थी उसको आप थोड़ा रिवाइज करना, और इस जीएच हार्मोन को भी यहाँ से थोड़ा पढ़ना, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्योंकि ये जो एलएच हार्मोन है लीडिंग कोशिका वाला, या जो अंडाशय पुटिका वाला है, इसको मैं पूरी डिटेल में ही आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।